उधर अनिरुद्ध राठौर और शाहदाब अली ट्रेन में बैठे और अपना सामान अपनी सीटों के नीचे जमा लिया। और इधर अनिरुद्ध राठौर के घर पर अभी अभी आई आयशा अपने कमरे में बैठी रही। जब अनिरुद्ध राठौर और शाहदाब अली जाने के लिए निकले तब भी बाहर नहीं आई। अपने कमरे की खिड़की से उसने साफ साफ देखा कि जब अनिरुद्ध राठौर और शादाब अली घर से बाहर निकले तो गांव के लोगों का एक हुजूम सा लग गया था उनके आसपास। सब लोग उनसे बात कर रहे थे, पर आयशा नीचे नहीं गई। पता नहीं क्यों आयशा को अनिरुद्ध के घर से जाने का बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। यह दुख उसके जाने का था या उससे दूर होने का था, पता नहीं था उसे। पर एक बात जरूर थी, उसके मन में अनिरुद्ध के प्रति एक अलग ही एहसास जन्म ले रहा था, एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। आयशा की जिंदगी में जब अपनों को विदा करने का वक्त आया तब उसे दुख तो होता था, लेकिन इस कदर नहीं जिस कदर आज हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी उसके दिल में। जैसे ही खिड़की के पास से लोगों का हुजूम हटा, सहसा ही उसकी आंखों से आंसू की धारा बहन निकली। पिछले कुछ दिनों का वक्त बिताया हुआ कुछ खास तो नहीं था आयशा और अनिरुद्ध राठौर के लिए, पर उसे अचानक से याद आने लगा। उसे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई फिल्मी हीरो किसी मूवी की स्क्रिप्ट की प्रेम कहानी की तरह उसकी जिंदगी में एंट्री कर गया हो और आज उसे अलविदा कहने का दिन आ गया हो और उसका वह दिल निकाल कर ले गया। कितना ही वक्त बिताया था आयशा और अनिरुद्ध ने साथ साथ, पर लग ऐसे रहा था जैसे हजारों साल उन्होंने साथ साथ बिता दिए हों और हजारों साल बाद आज अलविदा का वक्त आ गया हो। घंटा भर रोने के बाद आयशा नीचे परिवार के साथ खाना खाने बैठ गई थी। आयशा को खाना खाते हुए अनिरुद्ध राठौर की मां सरस्वती ने उससे पूछा, बेटा अब ऑफिस ठीक चल रहा है, सिक्योरिटी का इंतजाम हो गया? आयशा ने खाना खाते हुए ही कहा, हां आंटी, अनिरुद्ध करवा गया था सिक्योरिटी का इंतजाम। मुझे लग रहा है कि अब कोई मुसीबत नहीं आएगी ऑफिस में। इधर अनिरुद्ध के घर पर दावत चल रही थी, उधर अनिरुद्ध और शादाब अली ट्रेन में आधे से ज्यादा सफर कर चुके थे। शादाब अली ने अनिरुद्ध से कहा, देखो अनिरुद्ध, हम लोग किसी गेस्ट हाउस या किसी होटल में नहीं रहेंगे, हम किसी भयंकर जंगल के बीच रातें काटेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहला पॉइंट तो हम पर किसी को शक नहीं होगा कि हम किसी मिशन पर हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह है कि वह लोग कोई आम गैंग नहीं है जो होटल के बीच या किसी गेस्ट हाउस के बीच कोई रैकेट चला रहे हैं। वह किसी देश के सगे है ही नहीं, एक दूसरे को भड़काने के अलावा और उनको आता ही कुछ नहीं। एक दूसरे से मेरा मतलब है कि या तो किसी न किसी देश को किसी के खिलाफ भड़काना या किसी दूसरे देशों के आदमियों को। अगर आम जनता ही एक दूसरे के खिलाफ भड़केगी तभी तो उनका प्लान सक्सेसफुल होगा डियर। मैं 100% कह सकता हूं कि यह लोग अपने काम में जंगलों को जरूर लाते होंगे, क्योंकि यह एक से दूसरे शहर की बात नहीं, एक से दूसरे देश का धंधा है और इसमें किसी एक देश के नहीं, कई देशों के लोग मिले हैं। किसी होटल या किसी गेस्ट हाउस में धंधा करेंगे तो ऑलमोस्ट सबकी नजर उनके धंधे और लड़कियों पर जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम रातें काटेंगे जंगलों में। जंगलों में जानवरों के अलावा कोई नहीं होता और वहां बहुत आराम से अपना अड्डा बनाया जा सकता है। उनको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा ऐसा करते हुए, इसलिए वहां पकड़े जाने की संभावना कम ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं रहती। अनिरुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर आप, ये सारे पॉइंट बिल्कुल वैलिड है आपके, पर हमें बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। मतलब हम लोग कम से कम बातचीत करेंगे आपस में, बाकी देखते हैं क्या अंजाम निकलता है इस मिशन का। अभी तक यह मिशन बहुत ही सलीके से चल रहा था, कोई भी अड़चन नहीं आई थी इस मिशन पर निकले ऑफिसर्स की राह में। अनिरुद्ध राठौर और शादाब अली बड़ी ही आसानी से दिल्ली के गैंगस्टरों को मौत की सलाखें दिखाकर आ गए थे। इस मिशन की एक एक चीज पता थी इन दोनों को, हर छोटी से छोटी जानकारी थी इन लोगों को। लेकिन जो सीधी तरह बड़ी आसानी से मिशन खत्म हो जाए, वह मिशन ही क्या, छोटी छोटी सी मुसीबत से लड़ते हुए अनिरुद्ध राठौर और शादाब अली दिल्ली का गुलाम राज पाठ खत्म करके आए थे। लेकिन उनके मंजिल के रास्ते पर बहुत बड़ा सदमा उनके लिए घात लगाए बैठा था। उनकी पीठ पीछे से बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था जो इनको पता ही नहीं था। इस मिशन की छोटी छोटी चीजों पर नजर थी इन दोनों की, पर एक बहुत बड़ी चीज
उनकी नजर में अभी तक नहीं आई थी। कोई था जो इन पर अपनी कड़ी नजर जमाए हुए था। मेघालय का ज्यादातर कौन सा जंगल इन आतंकवादियों की चपेट में आ सकता है, यह इनको पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। जब वह मेघालय पहुंचे, उन्होंने सीधा वहां के इलाके का मैप गूगल पर खोला और उस तरफ ओंटो से चलने का सोचा। अपना सामान जमा कर ट्रेन से बाहर आए दोनों और जल्दी जल्दी प्लेटफार्म पर लगी भीड़ को चीरते हुए प्लेटफार्म से बाहर जाने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शहदाब सर, एक बात बताइए, वहां तक ऑटो मिल जाएगा हमें? शादाब अली ने कहा, नहीं मिलेगा तो हम पटा लेंगे, थोड़ा ज्यादा पैसा दे देंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सामने ही उन्हें ओनेटो स्टैंड मिल गया, लेकिन यह ओंटो स्टैंड कम टैक्सी स्टैंड ज्यादा लग रहा था। ओंटो वहां पर नाम मात्र के खड़े हुए थे, टैक्सियां ज्यादा खड़ी हुई थीं। अनिरुद्ध और शादाब अली एक टैक्सी वाले के पास पहुंचे और कम से कम 100 रुपए अपनी जेब से निकालकर अनिरुद्ध ने कहा, वंद्रवाणी जंगल, बिना सवाल जवाब किए चल, अभी तो 100 रुपए हैं। रकम बोल, उतना दूंगा। टैक्सी वाला बोला, सर बहुत खतरनाक इलाका है, 500 रुपए से कम नहीं लूंगा। अनिरुद्ध राठौर ने अपने पर्स से 2000 रुपए का नोट निकाला और उसके मुंह पर मारते हुए कहा, ले पकड़, चल। टैक्सी वाले ने अंदर बैठने का इशारा किया और टैक्सी फटाफट स्टार्ट करके बांद्रावाणी इलाके की तरफ दौड़ा दी। करीब 15 मिनट के बाद वह लोग बांद्रावाणी इलाके में थे। टैक्सी वाले ने कहा, सर, इस इलाके को जानवरों या जंगलों की वजह से डरावना नहीं माना जाता है, कहीं यहां पर आतंकवादी गतिविधियां हैं। ऐसा माना जाता है सर कि यहां से एक से दूसरे देश तक कोई ना कोई धंधा चलाते हैं ये लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। वह लड़कियां भी हो सकती हैं, ड्रग्स भी हो सकती हैं, बॉम्ब भी हो सकते हैं सर। ये लोग लड़कियां जरूरी नहीं कि सेक्सुअल असॉल्ट के लिए बेचते हों, लड़कियों के जो इंटरबॉडी पार्ट्स होते हैं ना, लड़कों से ज्यादा महंगे बिकाऊ हैं। और बॉम्ब ये लोग इसलिए लेते हैं ताकि एक दूसरे के देशों में तबाही मचा सकें, बर्बादी फैला सकें। अनिरुद्ध ने उससे पूछा, पर तुम यह सब हमें क्यों बता रहे हो और तुम्हें इतनी सारी इंफॉर्मेशन कैसे हैं? टैक्सी वाला बोला, सर, आए दिन रोज न्यूज़पेपर में सब आता है। अनिरुद्ध ने अचानक से अपना हाथ बैग में डाला और सोचा, ये साला झूठ बोल रहा है। अचानक से अनिरुद्ध राठौर ने उस टैक्सी के पर्दे लगाए और अपने बैग से एक छोटी सी रिवॉल्वर जैसी गन निकाली और 2 सेकंडों के अंदर उस पर निशाना बनाकर उसको 6 की 6 गोलियों से मौत की सलाखें दिखा दी। 2 मिनट के अंदर टैक्सी में खून का फव्वारा छूट गया। शादाब अली ने गुस्सा होते हुए अनिरुद्ध से कहा, तुम पागल हो गए हो, इसको गोली क्यों मारी यार? अनिरुद्ध ने शादाब अली की बाजू खींचते हुए कहा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे अलावा किसी के पास नहीं होनी चाहिए शादाब अली, और मुझे इस बात की परमिशन है कि जिसके पास भी तुम्हारे अलावा इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिले तो उसको गोली मार देना, यह मिशन की पॉलिसी है। सारे के सारे सबूत खत्म करने होंगे। वह दोनों टैक्सी से बाहर आए, टैक्सी के पेट्रोल टैंक से पेट्रोल निकालकर उसको लाइटर से जला दिया। अनिरुद्ध ने चलते चलते कहा, और शादाब अली, तुम्हें लगता है कि वह आदमी कोई हमारा शुभ चिंतक होगा? तुम्हें लगता है कि इतनी सारी मिशन की इंफॉर्मेशन किसी न्यूज़पेपर में आएगी? यह मुझे आतंकवादी लग रहा था शादाब अली। ये उन्हीं की गैंग में से कोई ना कोई था, उन्हीं के ग्रुप में से। शादाब अली हैरान होते हुए बोला, फिर तो बहुत अच्छा किया तूने, उसे ऊपर पहुंचा दिया। अब इससे यह साबित हो गया कि ये साले गैंगस्टर लोग यहीं पर ही हैं, इनका यहीं पर ही धंधा चलता है। अब तक तो ये यहां से निकले नहीं, लेकिन अगर निकलेंगे तो हमारी नजर से नहीं बचेंगे शादाब अली। और दूसरा पॉइंट, इन लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग आ रहे हैं? इन गैंगस्टर को पूरी पूरी खबर थी कि हम ट्रेन से निकल के टैक्सी स्टैंड की तरफ आएंगे और वह टैक्सी वाला जल्द मान जाएगा। और कोई टैक्सी वाला नहीं था, वह इन्हीं का आदमी था, वरना कोई आम सा टैक्सी वाला इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों रखेगा यार? इस बात के खत्म होने के बाद दोनों चुप हो गए। रास्ता सुनसान, इलाका सुनसान। अब तक जंगल भी शुरू हो चुके थे, बांद्रावाणी इलाके के भयानक जंगल। अजीब अजीब सी जानवरों की आवाज और झूमर के चहचहाने चिल्लाने की आवाजें। चलते चलते कम से कम उनको 5 मिनट हो गए थे। तभी अचानक अनिरुद्ध राठौर के पैरों से कुछ ठोकर खाकर दूर जा गिरा। सामने देखा तो किसी की लाश थी, और लाश को किसी जानवर ने नहीं खाया था,
बल्कि छाती से लेकर गर्दन तक किसी शार्प वेपन से चीरा हुआ था। मर्डरर ने अपनी तसल्ली करने के लिए गोली भी मारी थी। शादाब अली ने लाश को देखते हुए कहा, देखा अनिरुद्ध राठौर, मैंने कहा था ना, इनका धंधा सालों का यही से चलता है। अनिरुद्ध ने कहा, सर कहां तो था, लेकिन सर ये लोग आपको पागल खाने वाले लोग नहीं लगते? शादाब अली ने पूछा, क्यों? अनिरुद्ध ने कहा, क्योंकि सर लाश को यहां फेंका है, वह भी पूरे सिम्टम्स और सबूत के साथ। कोई 4 साल का बच्चा भी बता देगा कि यह कोई टेररिस्ट अटैक है, इन लोगों ने मारा है तलवार से। मतलब अपना गुनाह छिपाने के लिए एक इंसान अपनी उस मारे हुए इंसान की बॉडी को किसी जानवर के आगे रखेगा, हालांकि उसका गुनाह सामने आ जाएगा, पर कोशिश तो करेगा ना अपना गुनाह छिपाने की। शादाब अली ने कहा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम, लेकिन ये लोग क्रिमिनल्स नहीं है ना, ये लोग टेररिस्ट हैं। मेरा मतलब, ये लोग सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं हैं, ये क्रिमिनल्स के साथ साथ आतंकवादी भी हैं। और ऐसे आतंकवादी जो किसी देश की तरफ से नहीं, सिर्फ देश को भड़काने में यकीन रखते हैं। तो फिर इनको उन देशों से और उन देशों के कानून से किस बात का डर? एक काम करते हैं, हम आसपास ढूंढते हैं, क्या पता कोई आइडेंटिटी मिल जाए इसकी। दोनों उस लाश के आसपास के एरिया में बॉडी की आइडेंटिटी ढूंढने लगे।